तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10वें सवाल से आगे की तरफ के सवाल। और इससे पहले वीडियो में लाइट चले जाने के कारण वीडियो वहाँ पुश कर दिया गया था, तो आज उसी के आगे से हम सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन से। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम पद, एपी के प्रथम 4 पद निकालने हैं हमें। एपी के प्रथम 4 पद निकालने हैं, तो आइए निकालते हैं। तो इसमें दिया हुआ है ए बराबर दिया है 4 और डी बराबर दिया है -3। तो इसका प्रथम पद क्या होता है, प्रथम ए, दूसरा पद देखेंगे तो a + d, तीसरा पद होता है a + 2d और फिर होता है a + 3d। इसी तरह लिखते जाएंगे। तो इसमें मान रखेंगे तो a बराबर पहला 4, फिर रखेंगे a + 3 यानी a - 3 हो जाएगा, a यानी 4 - 3। अगला करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 2 गुणे -3, और अगला भी हो जाएगा 4 + 3 गुणे -3, इस तरह। तो ये हो जाएगा 4, इसमें घटाएंगे 4 में 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। इसमें करेंगे 3 दूनी 6, 6 में घटाएंगे तो यानी कि इसमें 1 आएगा, धनात्मक आएगा, सॉरी। 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा धनात्मक, और इसमें 3 दूनी 6, 6 में घटाएंगे तो -2 बचेगा। और ये हो जाएगा 9, 9 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 4 9 यानी -5 आएगा। तो इस प्रकार ये जो प्राप्त हुए हैं ये क्या है, एपी के प्रथम 4 पद हैं, 4, 1, -2 और -5। ये एपी के प्रथम 4 पद हैं। अगला देखते हैं, एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, ये है समांतर श्रेणी। अगला देखते हैं अथवा, देख लेते हैं इसका 10वें का। तो इसका अथवा सवाल, तो इसका अथवा सवाल देख लेते हैं। अथवा सवाल है 21 दिया है, 21, 18, 15 का कौन सा पद -81, इसका कौन सा पद बताना है कि -81 होगा। तो मान लेंगे कि n पद 81 है, यानी कि an बराबर -81। और a बराबर देख लेते हैं, तो a बराबर 21 है। a कहलाता है प्रथम पद, तो AP का पहला पद 21 है। और d जो है ये कहलाता है उसके अगले पद में पिछले पद को घटाने के बाद। तो इसका जैसे 15 है तो ये वाले घटा देंगे 18, यानी 15 - 18 लिख सकते हैं, या फिर 18 - 21 लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा -3 ही आएगा ना। आगे देख लेते हैं, अब निकालते हैं, सूत्र लगाते हैं। an बराबर फार्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d। तो यहाँ रखेंगे an के स्थान में -81 क्योंकि मान दिया गया है। a का मान 21 प्राप्त है हमें, n - 1 हमें नहीं पता है, और d का मान हमें पता है -3। अब इसको हम लिख सकते हैं -81, 21, और ये -3 अगर शुरू में लिख दें तो -3 n - 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका पक्षांतर इधर कर लेते हैं, 81 को उधर कर देते हैं, इसको इस पक्ष में लाएंगे तो हो जाएगा 3 × n - 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 21, और 81 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 3 का पक्षांतर करेंगे तो n - 1 बराबर, ये दोनों जोड़ देंगे तो 1 1 2, 8 2 10 यानी कि 102, और ये बट्टे में आ जाएगा 3। 3 का भाग करते हैं तो 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, 1 बचा 12 होगा, 3 चौक 12। तो n बराबर अगर निकालें तो 1 का पक्षांतर होगा तो उधर प्लस में आएगा, नहीं 34 + 1 यानी कि n बराबर आ गया 35। अतः 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। इस प्रकार हल कर लेंगे। तो ये 10वें का अथवा हो गया। अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। किस नंबर में, 11वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्या है 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल 0 और √3 हो। 0 और √3 हो, तो ये भी देख लेते हैं किस प्रकार हल करेंगे। तो 0 और योगफल तथा गुणनफल, तो योगफल मतलब कि अल्फा + बीटा बराबर दिया है 0, और अल्फा × बीटा बराबर दिया है √3। तो आगे करते हैं, तो क्या होगा,
द्विघात समीकरण निकालने के लिए हम एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो वो करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्थान में लिख देंगे 0 इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का स्थान में √3। तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर प्लस √3 आएगा, ये 0 हो जाएगा तो 0 नहीं लिखेंगे। तो ये बन गया द्विघात समीकरण जो हमें निकालना था। अथवा में दिया है, इसका जो अथवा है 11वें का, 11वां सवाल कर रहे थे हम लोग, 11वें का जो अथवा है वो दिया है, बहुपद दिया 4 स्क्वायर प्लस 8u। इसके क्या निकालने हैं, शून्यक ज्ञात करने। तो आइए शून्यक निकालते हैं, पहले इसको गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें अगर कॉमन लेने की बात करें तो 4u हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा 4 कॉमन ले लिया, u कॉमन ले लिया, यानी 2 बराबर 0 कर सकते हैं। तो u प्लस 2 बराबर 0 और 4u इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा u बराबर हो जाए, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये बटे में जाएगा तो 0 ही रहेगा, 0। अतः शून्यक क्या कहलाएंगे, शून्यक हो गए -2 और 0, आंसर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, तो प्रश्न नंबर 12 है, एक द्विघात बहुपद दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम धनात्मक 2q + 1 का रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो हम मान लेंगे, माना एक कोई पूर्णांक है, जहाँ b = 2, इसलिए यहाँ शेषफल जो बनेगा हमारा वो या तो 0 से क्या होगा, जो रिमाइंडर है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर, लेकिन 2 से हमारा छोटा होगा। 2 से क्या होगा, छोटा, छोटा, इस तरह 2 से छोटा होगा। आगे करते हैं। तो हमारा रिमाइंडर जो बनेगा वो हमारा बन सकता है 0 और 1। तो संख्या क्या बनेंगी, संख्या हमारी बनेंगी 2q बन सकती हैं और 2q + 1 बन सकती हैं। तो क्योंकि 2q क्या है, 2 से विभाज्य है, अतः यह समधनात्मक पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। अतः लिख सकते हैं हम लोग कि 2q समपूर्णांक के रूप का होगा, तथा 2q + 1 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होगा। अगला देखते हैं। अगला है, जांच कीजिए कि, इसका अथवा देख लेते हैं 12वें का अथवा। इसमें लिखा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त हो सकता है। देख लेते हैं। तो n यानी प्राकृतिक संख्या n, इसका मान 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से लेकर अनंत तक वो होंगी। 6n में मान रख देते हैं, 6n। तो अगर रखेंगे मान तो 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 36 हो जाएगा और 3 रखेंगे तो 216 हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। अतः 6n प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अगला करेंगे। तो अब आगे क्या है, कौन सा कर रहे थे, 12वें का अथवा कर रहे थे ना। तो 12वें का अथवा देख ले। अब 13वां नंबर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में लिखा है,
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः 2 और 3 हैं। शून्यक दिया है यानी अल्फ़ा दिया है 2 और बीटा दिया है 3। तो अगर देखें तो अब शून्यक दिया यानी x बराबर 2 और x बराबर 3 दिया है। ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 और ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 कहाँ गुणा कर देंगे तो यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसका करेंगे तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में तो माइनस 5x हो जाएगा प्लस 6। और ये द्विघात समीकरण है। तो अब ये आ गया है, अगर शून्यक दिए होंगे 2 और 3 तो उसका द्विघात समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, आज अभी तक हमने 13वें का मेन क्वेश्चन किया था। अब हम करते हैं 13वें का अथवा से सवाल। तो 13वें का अथवा सवाल करते हैं। तो क्या है 13वें का अथवा सवाल, इसमें लिखा हुआ है कि बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक निकालने हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक, इसके हम शून्यक निकालते हैं। इसके शून्यक क्या होंगे आइए देखते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 15 के अगर शून्यक निकालें तो इसको हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। और गुणनखंड करेंगे तो अगर ऐसा कभी दिया हो, दो पद हो, तो उसमें हम एक फार्मूला लगाते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आइए करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा। टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 लगा के होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसी को लिख सकते हैं टी प्लस अंडर रूट 15 और एक हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15 और इसके बराबर 0। तो ये हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 और हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। यहाँ से टी बराबर माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा और एक टी बराबर अंडर रूट 15 हो जाएगा। और यही दो इसके शून्यक है। इसके दो शून्यक क्या हो गए, दो शून्यक हैं, एक माइनस अंडर रूट 15 और एक अंडर रूट 15। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। 13वें के बाद 14 नंबर पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है, व्याख्या करनी है हमें कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। और दूसरा क्वेश्चन है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इन्हें बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आइए करते हैं। तो पहले इस पक्ष को हल करते हैं। तो ये लिखा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 लिखा है। तो इन दोनों, इससे हम क्या लेते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं। तो ये 7 गुणे 11 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 13 हमने कॉमन ले लिया है। अब अगर आगे हल करें तो ये हो जाएगा 13 गुणे, ये 11 से 77 1 78 हो जाएगा। और 78 का अगर गुणे तो क्या होता है, 13 25 13 6 78। तो हो जाएगा 13 6 78 होता है। तो 2 गुणे 3, 13 गुणे 2 गुणे 3 13 6 78। तो ये हो गया। अब देख सकते हैं हम इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए ये भाज्य संख्या होगी। ऐसे दूसरे वाले में भी हम कर सकते हैं, जैसे लिखा है इसमें। तो इन दोनों में अगर हम 5 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 5 कॉमन ले लें, तो हमारा बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 आएगा। वो आगे करेंगे तो हो जाएगा 5। अगर इनका हम गुणा कर दें आपस में तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो किस प्रकार गुणा करेंगे, आइए गुणा करके ट्राई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 चौको 24 24 छक्का आधा 24 छक्का क्या होगा। अब फिर उसमें गुणा करेंगे 7 का। उसे गुणा ना भी करें तो भी हम देख सकते हैं कि ये अलग हो जाएगा हमारा,
ये 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 रहेगा और प्लस 1 ये अलग हो जाएगा और गुणे 1 इसके भी लिख सकते हैं। चूँकि इसके भी क्या है 2 से अधिक गुणनखंड है, चूँकि इसके क्या हैं 2 से अधिक गुणनखंड है। एक 5 हो गया, एक ये संख्या जो बनेगी वो बन जाएगी और एक 1 हो जाएगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड हैं आता है, यह भाज्य संख्या है। तो जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम भाज्य संख्या बोलते हैं और जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि अगर हम 7 ले लें तो 7 के सिर्फ गुणनखंड 7 और 1 हो सकता है। जैसे कि हम ले लें 11 तो 11 गुणनखंड 11 और 1 हो सकता है। तो ऐसे जो होते हैं उनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए भाज्य और अभाज्य। अब देखिए आगे करते हैं। अगला सवाल है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आइए ये भी ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। 135 और 225, तो अगर 135 225 में हम देखें कि बड़ा क्या है, तो इसमें से हमारा 135 छोटा है और 225 बड़ा है। तो नियम ये होता है कि बड़े वाले में छोटे वाले से भाग दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा, रफ कार हम कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि इसके लिए रफ कार करना पड़ता है। रफ कार करने से आसानी से हल हो जाएगा। तो हम इसमें भाग करेंगे, भाग विधि से कर लेते हैं इसको एचसीएफ पहले। 135 एक कम 135 घटाएंगे तो 5 5 घटाएंगे 0 आएगा, ये 2 है इससे उधार लेगा और हो जाएगा 12। 12 में 3 घटाएंगे तो 9 और ये 0 यानी 90 आया। अभी 135 यहाँ लिख लेंगे। अब 90 कम 90 करेंगे फिर से, घटाएंगे तो 5, ये 13 में 9 घटाएंगे तो 4, 45 आ गया। अब ये 90 यहाँ लिखेंगे तो 45 दूनी 90 होता, तो 90 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। जिससे भाग देने से शेषफल शून्य बनता है वो एचसीएफ बनता है, यानी हम 45 हमारा इसमें एचसीएफ बन रहा है। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखेंगे तो 225 बराबर लिखेंगे 135 गुणे 1। हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इसका हम यहाँ प्रयोग करते हैं। तो जिसमें हम भाग देते हैं वो जैसे भाज्य है, ये जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। जो भागफल आता है ये भागफल है और जो बचता है वो शेषफल हो गया। तो आइए करते हैं। तो ये हो गया 135 गुणे 1 हो जाएगा। अब शेषफल कितना आया था 90। अब हम क्या करेंगे 135 को भी इसी तरह बांटेंगे। तो उसमें 90 से भाग दिया था हमने, तो एक बार गया था और शेषफल आया था 45। और फिर हमने 90 को हम बांट देंगे तो ये 45 दूना 90 हो गया है और शेषफल 0 हो गया है। इसलिए यहाँ एचसीएफ जो बनेगा वो 45 बनेगा। तो जो सवाल का जो सॉल्विंग प्रोसेस है ये कहलाएगा, इधर का कहलाएगा, ये रफ्कार में आ जाएगा। इधर का रफ्कार हमें सवाल पे नहीं दिखाना है। आगे आइए करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 ये है कि एचसीएफ दिया है, एचसीएफ संख्याएं दी हैं 306 और 657 की। एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम हमें इसका फाइंड करना है। एलसीएम क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए एलसीएम निकालते हैं। तो अगर 2 संख्याएं दी हो तो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर, अगर 2 संख्याएं हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जब 2 संख्याएं दी हो तभी ये नियम लागू होता है, अन्यथा नहीं होता। तो एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए गुणनफल कर लेते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ, इसमें एचसीएफ का मान दिया है तो यहाँ लिख देंगे 9। एलसीएम हमें निकालना है और दोनों संख्याएं, एक 306 है और एक 657 है। आइए आगे करते हैं। तो एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा 9, तो हो जाएगा 306 657 बटे आ जाएगा 9। 9 से भाग कर देते हैं, 9 सत्ते 63, बचेगा 2 तो 27 हो जाएगा। 9 त्रिक 27, 73 का इसमें गुणा कर देते हैं तो एलसीएम हमारा निकल आएगा। तो करते हैं गुणा। तो 6 त्रिक 18 की 8 हासिल आए 1, 6 सत्ते 42, 1 43 हासिल 4 और 3 तिकाएँ 9, 9 4 13 हासिल 1, 7 त्रिक 21, 1 22,
तो ये 22 आया। तो ये कहलाएगा इसका एलसीएम 306 और 657 का। अगला देख लेते हैं। अगला सवाल ये है, ये आंसर हो गया। अगला सवाल है इसका अथवा 15वें का। 15वें का अथवा जो है वो ये है कि 8 का, 9 का और 25 का हमें HCF निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड से हम क्या निकालेंगे? HCF। तो इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का अभाज्य गुणनखंड लिखे तो 3 गुणे 3 गुणे 1, ये भी होगा 2 गुणे 2 गुणे 1। और 25 का लिखें तो 25 का होता है 5 25 एकम। अब देखें तो सभी में सिर्फ एक मैचिंग कर रहा है, एक, इसीलिए इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। HCF बराबर 1, HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है ये देखते हैं पहले। अगला सवाल है कि ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण के युग में अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा अथवा अनेक हल होंगे। 16 नंबर, प्रश्न नंबर 16। तो ये देख लेते हैं कि क्या होगा। तो सवाल पहले लिख लेते हैं। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 दिया है और x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो समीकरण की पहले तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से, ये 1 है, ये 2 है। इन समीकरणों 2 में हम a1/a2 का मान निकाल लेंगे। तो इसमें 1 है और यहाँ 3 है, इसका गुणांक तो 3। इसी तरह b1/b2 का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3/-9, माइनस से माइनस हट जाएगा, 3 तिकाई 9, यानी ये भी 1/3 आएगा। अगला निकाल लेते हैं c1/c2। तो अगर ये देखें तो ये -3/-2, माइनस से माइनस हट जाएगा, लेकिन रहेगा 3/2 ही। तो अब देखें अगर ध्यान से, तो ये इसके बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है। यहाँ से हो रहा है हमारा, देखा जाए तो 1/3 बराबर होगा 1/3 के, लेकिन बराबर नहीं होगा 3/2 के। तो हम लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, और ये स्थिति अगर देखी जाए तो ये मतलब इससे पता चलेगा कि इसके कोई हल नहीं होंगे। अतः रैखिक समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। कोई हल नहीं होंगे। अब देख लीजिए, ध्यान से समझिए कि रैखिक समीकरण में यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तब हम कहते हैं कि अद्वितीय हल होता है। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता तब कोई हल नहीं होता। और यदि तीनों ए बराबर हो जाते हैं तब अनेक हल होते हैं। तो क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग में इतने के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसमें हम अनेक हल का फार्मूला लगा देंगे। तो आइए करते हैं। लिखा है सवाल kx + 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। और ऐसे ही दूसरा नंबर समीकरण है ये, और k बाई लिखा है माइनस k बराबर 0। इसमें भी हम समीकरण 1 और 2 ले लेते हैं और समीकरण 1 व 2 से हल कर लेते हैं। तो ये कहलाएगा a1/a2 बराबर कहलाएगा k/12, b1/b2 क्या कहलाएगा 3/k, और c1/c2 जो है वो दोनों में माइनस है तो ये माइनस रहेगा k माइनस 3, अब बटे आएगा माइनस के, माइनस से माइनस हट जाएगा k। हाँ, अब देख लेते हैं, क्योंकि अनेक हल में क्या होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, अब बराबर होता है c1/c2 के। सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सभी क्या हो जाएंगे, बराबर। ये करते हैं, इसमें क्या हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कि k/12 बराबर हो जाएगा 3/k और बराबर हो जाएगा k माइनस 3/k। तो अगर पहला और दूसरा पद लें तो k/12 बराबर हो जाएगा 3/k, 12 का इधर गुणा हो जाएगा k का इधर, तो यानी k² बराबर 12 36, और k बराबर निकालें तो प्लस माइनस 6, यानी 36 का वर्गमूल क्या आएगा, 6 आएगा। और कभी भी वर्गमूल हम करते हैं तो प्लस या माइनस दोनों चिन्ह हो सकती हैं, प्लस माइनस।
तो ये के का मान निकल आया है हमारा। अतः के बराबर प्लस माइनस 6 में समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? गुणनखंड करके लिखा समीकरण निकाय का, यानी गुणनखंड विधि से समीकरण इतने का मूल ज्ञात करना है। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करके एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो 10 का ऐसा गुणनखंड बता जिसमें जोड़ने घटाने से -3 है। 10 का गुणनखंड लिखे तो होता है 5 दूनी 10, और 5 और 2 में देखें तो अगर 5 में 2 घटाते तो 3 आता है। तो क्योंकि -3x है इसीलिए बड़ी संख्या में माइनस लगेगा, यानी 5 में माइनस लगेगा। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। क्योंकि इन दोनों का गुणा करें तो -10 ही आएगा। आगे इन दोनों को का लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसमें x, तो x माइनस 5 आएगा। इन दोनों में कॉमन लेते हैं 2, तो x माइनस 5 आएगा। तो ये कुल मिला के x माइनस 5 अलग हो गया है और ये x प्लस 2 अलग हो गया है। क्योंकि समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने, यानी कि x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो ये x बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर -2 हो जाएगा। तो ये मूल कहलाएंगे इसके 5 और -2। अब अगले सवाल पे चलते हैं। 17वें का अथवा ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 17वें का अथवा। तो प्रश्न नंबर 17वें का अथवा देख लेते हैं क्या है। तो ये है 17वें का अथवा। क्या लिखा है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के मूल ज्ञात करने हैं। तो ये क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के मूल ज्ञात करने हैं हमें। तो इसका हम पहले गुणनखंड करेंगे, यानी 6 दूनी 12, गुणा करने से -12 आए और जोड़ने पे 1 आए, वो भी धनात्मक। तो ये गुणनखंड कर लेते हैं क्या होगा। तो क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 4 और 3 में ऐसा अंतर है जिसमें 1 आएगा, यानी 4 में 3 घटा देंगे तो 1 आएगा। तो 4 धनात्मक राशि होगी, 3 ऋणात्मक होगी। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 लिख लेते हैं। इसमें भी मूल ही ज्ञात करना था। तो इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉमन आएगा 2x। तो यहाँ बचेगा x, और ये इसमें क्योंकि 4x है तो 2x कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा। इसमें कॉमन ले लेते -3, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 3 दूनी 6 तो 2 आएगा। कुल मिला के x प्लस 2 अलग हो गया है और 2x माइनस 3 अलग हो गया है। तो अब लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये x बराबर, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसमें 2x बराबर 3 उधर जाएगा धनात्मक 3 हो जाएगा, और x बराबर करेंगे तो 3/2। तो मूल क्या कहलाएंगे समीकरण के? मूल हमारे कहलाएंगे एक -2 है, एक 3/2 है। ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार है। तो हमने 17 सवाल आज सॉल्व कर लिए हैं, 17 तक पहुंच गए हम लोग, 17 नंबर क्वेश्चन तक। अब इसके बाद जो बचते हैं वो सवाल हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।